Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. So let's have a look at the question of the day. Today's question is of the topic gravitation, and the question says a rocket is launched from and returns to a spherical planet of radius capital R in such a way that its velocity vector on return is parallel to its launch vector. The angular separation at the center of the planet between the launch and the arrival points is theta. How long does the flight of the rocket take if period of a satellite flying around the planet just above its surface is t naught? What is the maximum distance of the rocket above the surface of the planet? Consider whether your analysis also applies to the limiting case of theta tending to 0. चलिए तो इस सवाल को समझने के लिए मैंने इस सवाल का डायग्राम आपके लिए बना रखा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू केप्लर्स लॉ द ऑर्बिट ऑफ द रॉकेट इज एन एलिप्स विथ वन ऑफ इट्स फोकाई एट द सेंटर ऑफ द प्लैनेट। ये जो सेंटर है वो क्या हो जाएगा, इस एलिप्टिकल पाथ का वन ऑफ द फोकस है ना, एक फोकस हो जाएगा। अब हम लोग ये समझ रहे हैं कि जैसा सवाल में दिया है कि द लॉन्च एंड रिटर्न वेलोसिटीज आर पैरेलल टू द ईच अदर है ना, और एग्जैक्टली पैरेलल नहीं, बेटर ये रहेगा कहना कि ये क्या हो गए, एंटी पैरेलल हो गए। तो हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि ये जो वेलोसिटीज है अगर इनको पैरेलल मतलब एंटी पैरेलल होना है तो उसका एक ही तरीका है कि ये वाली जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है ना, ये एग्जैक्टली क्या कर रही होगी, इस एलिप्स को आधे में डिवाइड कर रही होगी। मतलब ये जो लाइन है ये इस एलिप्स के लिए क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए माइनर एक्सिस। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि और अगर कोई पॉइंट होता है ना तो ये दोनों वेलोसिटीज एंटी पैरेलल नहीं आ पाती। तो ऐसा करते ही मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि अगर मैं इस लाइन का, ये जो ऑरेंज वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसका चलिए कुछ नाम मैं दे देता हूं, लेट अस कॉल इट AB। तो ये AB की लेंथ कितनी हो जाएगी, AB की लेंथ हो जाएगी इक्वल टू सेमी मेजर एक्सिस जिसे मैंने स्मॉल ए कहा है। बात समझ में आ रही है आपको? तो हमने अब तक क्या देखा, हमने देखा कि जो रास्ता है वो कैसा होगा, एलिप्टिकल होगा। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि एग्जैक्टली ये जो, इसका नाम दे देते हैं कुछ BC है ना, ये जो BC है वो जो लाइन है वो इस एलिप्स को आधे में डिवाइड कर रही होगी, करेक्ट है। उसके अलावा अपने को सवाल में दिया है कि द एंगल बिटवीन द लॉन्चिंग पॉइंट और वो पॉइंट जहां पर ये लैंड कर रहा है उन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। तो ये मैंने यहाँ पर एंगल BAC को कितना दिखा दिया है, थीटा। तो अब देखिए बहुत मजेदार चीज आपको मैं बताने जा रहा हूं। अपने को सवाल में दिया था कि शुरुआत में अगर ये रॉकेट जो है वो बहुत करीब अर्थ के अगर घूमता है ना, और इस तरीके से सर्कल वाले पाथ में अगर ये घूमता तो उसका टाइम पीरियड आता T0, करेक्ट है। और अगर इसका इस तरीके का सर्कुलर रास्ता होता तो सर्कल भी क्या है, एलिप्स का एक स्पेशल केस है। तो उस केस में क्या हो जाता कि जो सेमी मेजर एक्सिस होती वो कितनी होती, सेमी मेजर एक्सिस वुड हैव बीन आर, करेक्ट है। मान लेते कि इसको A डैश बोल रहा हूं, A डैश क्या है, A डैश उस समय की सेमी मेजर एक्सिस है जब ये कैसे रास्ते में घूम रहा था, सर्कुलर पाथ में। तो हमें पता है कि केपलर ने ये कहा कि टी स्क्वायर जो है वो सिर्फ किसके प्रोपोर्शनल आता है, ए क्यूब के। तो अब देखिए जरा कि जो रास्ता एलिप्टिकल वाला हम लोगों ने अभी अभी देखा और ये जो रास्ता है जिसके लिए हमें टाइम पीरियड दिया हुआ है, दोनों ही रास्तों में खासियत क्या है, दोनों रास्तों में खासियत ये है कि दोनों की ही सेमी मेजर एक्सिस इज इक्वल टू आर। क्योंकि ए बी जो है वो अगर स्मॉल ए के बराबर है तो वो ए बी जो है एक तरीके से रेडियस ऑफ द सर्कल या फिर रेडियस ऑफ द दिस प्लैनेट भी तो हो गया। तो इसका मतलब यहां पर भी स्मॉल ए इज इक्वल टू आर आ गया। और जिस रास्ते के लिए अपने को टाइम पीरियड T0 दिया हुआ है उस केस में भी हम लोग देख पा रहे हैं कि सेमी मेजर एक्सिस कितनी है, आर के बराबर है। तो दैट मीन्स कि जब वो इस रास्ते में जाएगा, है ना, ये जो रास्ता हम लोगों ने सिलेक्ट किया इस रास्ते में जाएगा, तो अगर ये इस प्लेनेट को चीर करके वापस ऐसा मोशन कर पाता तो टाइम पीरियड कितना होता, T0 होता। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि B से C जाने वाला जो रास्ता है वो तो वहां पर हम लोग टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, हम लोग टाइम पीरियड निकालेंगे
यूनिटरी मेथड से। आइए देखते हैं कैसे। आई एम प्रिटी श्योर कि बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि अगर पूरे के पूरे इस जर्नी को कवर करने में उसे टाइम कितना लग रहा है, टी नॉट। तो ऐसा होगा कि बी से सी जाने में टी नॉट बाई टू लगना चाहिए। ये एक बहुत गलत थॉट है, क्योंकि एक्चुअली जो टाइम पीरियड हम लोग देखते हैं ना, वो किस तरीके से देखते हैं, एरिया स्वेप्ट से। जैसे कि देखिए यहाँ मैंने डायग्राम बना दिया है, ये इसका इनिशियल पोजीशन था और ये यहाँ पर ये फाइनली पहुंचा है। अब जो है ये पार्टिकल इस तरीके से, ये जो रॉकेट है इस तरीके से ट्रेवल कर, तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि उसने कितना एरिया ट्रेवल करा, उसने ये पूरा एरिया कवर करा है। तो हम लोग ये जानते हैं कि dA बाई dt इज अ कांस्टेंट, है ना। तो जिस रेट से एरिया कवर होता है वो कांस्टेंट होता है एक्चुअली। अपने को सिर्फ ये लेंथ से मतलब नहीं होता है, ये केपलर का वन ऑफ द लॉज है। तो चलिए हम लोग ये जानते हैं कि पूरे के पूरे एलिप्स का एरिया कितना होता है। एलिप्स का एरिया होता है पाई ए बी। तो हम लोग ये जानते हैं कि पाई ए बी एरिया कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, टी नॉट। करेक्ट है। तो पाई ए बी एरिया कवर करने में अगर उसे टी नॉट टाइम लग रहा है, तो ये जो शेडेड रीजन का एरिया है, ये चलिए हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। हमें साफ दिख रहा है कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है ऊपर वाला, इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा पाई ए बी बाई टू, है ना। इस वाले का एरिया मैं बोल देता हूं पाई ए बी बाई टू। अब सिर्फ मुझे किसका एरिया निकालना है, ये जो ट्रायंगल है उसका एरिया निकालना है। तो आप सोचिए कि इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालें। बहुत आसान है सोचना, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो एंगल ये कितना है, ये एंगल थीटा है। उसके अलावा रेडियस की वैल्यू भी मुझे पता है, कैपिटल आर की वैल्यू ए के बराबर है। तो मैं बोल सकता हूं कि इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, है ना, वो कितना हो जाएगा। वो निकालने के लिए आप ये सिंपल सा डायग्राम देखिए, ये आर है, ये भी आर है, अगर ये थीटा है तो मुझे बताइए कि ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी। ये हो जाएगी, अगर मैं निकालना चाहूं तो ये एंगल थीटा बाई टू। तो ये वाली लेंथ कितनी हो गई, ये हो गई आर साइन थीटा बाई टू। मतलब पूरी की पूरी लेंथ हो गई टू आर साइन थीटा बाई टू। करेक्ट है। और ये ऑल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर कॉस थीटा बाई टू। राइट। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि बेस टू आर साइन थीटा बाई टू है और एल्टीट्यूड आर कॉस थीटा बाई टू है। तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल को मैं कितना लिख दूंगा, हाफ इंटू जो बेस है मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो चलिए यहां पर वैल्यूज भरते हैं। एरिया आ जाएगा हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस हो गया टू आर साइन ऑफ थीटा बाई टू, मल्टीप्लाइड बाय हाइट कितना हो गया, आर कॉस थीटा बाई टू। करेक्ट है यहां तक। तो मुझे क्या मिल गया, टू से टू कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है, और मेरा जो एरिया आ गया, किसका एरिया, ट्राइंगल का, वो कितना आ गया, ये आ गया आर स्क्वायर साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। क्लियर है ये बात। और अगर आप चाहें तो इसे और सिंपल कर सकते हैं। अगर मैं इसे टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर बाई टू साइन ऑफ थीटा। करेक्ट है। मैंने कौन सी आइडेंटिटी लगाई, मैंने लगाया टू साइन ए कॉस ए बराबर साइन टू ए। ऑलराइट। तो फाइनल जो एरिया है इस ट्राइंगल का, वो मेरे पास आर स्क्वायर बाई टू साइन थीटा आ गया। तो अब जो नेट एरिया जिससे मुझे मतलब था वो कितना आ गया, वो आ जाएगा आर स्क्वायर बाई टू साइन ऑफ थीटा प्लस पाई ऑफ ए बी बाय टू। करेक्ट है यहां तक। तो अब मुझे ये पता है कि ये एरिया रिक्वायर्ड एरिया है। तो अब जब यूनिटरी मेथड हम लोग लगा रहे थे, देखिए यहाँ पर यूनिटरी मेथड लगा रहे थे, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। पाई ए बी एरिया कितनी देर में कवर कर रहा है, टी नॉट टाइम में। तो आर स्क्वायर बाई टू साइन थीटा प्लस पाई ए बी बाई टू, इतना एरिया कितने देर में कवर होगा, इतने एरिया को कवर करने में टाइम लगेगा टी नॉट बाय पाई ए बी मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर बाय टू साइन ऑफ थीटा प्लस पाई ए बी ऑन टू। करेक्ट है यहां तक। लेकिन आप ये देखिए कि मुझे सवाल में स्मॉल बी की वैल्यू तो नहीं दी हुई थी, स्मॉल बी तो मुझे पता ही नहीं था। तो मुझे ये पता जरूर था कि ये जो BC है ना, ये जो डायग्राम में BC लेंथ दिखाई दे रही है वो कितने के बराबर है, ट्वाइस ऑफ B के बराबर है। तो मैं BC को A और थीटा के टर्म्स में निकाल सकता हूं। ये AB लेंथ अगर A है ना, तो ये वाला एंगल मुझे पता है
कैसे पता है? यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो ये आधा आधा एंगल बढ़ जाएगा, थीटा बाई टू हो जाएगा। तो मुझे साफ दिख रहा है कि ये थीटा बाई टू है तो ये 90 माइनस थीटा बाई टू हो जाएगा। तो बीसी लेंथ का आधा कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा ए साइन थीटा बाई टू। तो मुझे क्या मिल गया? स्मॉल बी इज इक्वल टू ए साइन थीटा बाई टू। अब मैं इसका इस्तेमाल करूंगा तो जहां जहां पर भी स्मॉल बी मुझे रखना था उसकी वैल्यू मैं रख दूंगा ए साइन थीटा अपॉन टू। तो चलिए जो टाइम है वो कितना आ गया देखते हैं। टाइम आ गया टी नॉट अपॉन पाई मल्टीप्लाइड बाय ए इंटू बी को लिख देता हूं ए साइन थीटा बाई टू। तो ये हो गया ए स्क्वायर साइन ऑफ थीटा बाई टू। और अंदर क्या आ गया? अंदर देखिए यहां पर जो आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर एक तरीके से क्या है? ए स्क्वायर है, क्योंकि आर बराबर है। तो ये बन गया ए स्क्वायर साइन ऑफ थीटा होल डिवाइडेड बाई टू प्लस पाई इंटू ए मल्टीप्लाइड बाय बी को कितना लिख दिया जाए? अगेन ए साइन थीटा बाई टू। तो ये बन गया ए स्क्वायर साइन ऑफ थीटा बाई टू और होल डिवाइडेड बाय टू। क्लियर है यहां तक? देखते हैं क्या ये थोड़ा और सिंप्लीफाई हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है ये थोड़ा और सिंप्लीफाई। आप देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया ना, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हमें ये समझ में आ रहा है कि ये कितना बन गया? टी नॉट अपॉन पाई साइन ऑफ थीटा बाई टू। और अंदर देखिए क्या आ जाएगा? साइन थीटा को अगर मैं ओपन कर दूं तो ज्यादा सही रहेगा। ये बन जाएगा टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू अपॉन टू प्लस पाई साइन थीटा बाई टू अपॉन टू। क्लियर है यहां तक? तो यहां ऐसा करने से देखिए फायदा क्या हो गया? ऐसा करने से साइन थीटा बाई टू जो है वो पिक्चर से गायब हो गया, टू भी टू से कट गया। तो हमारे पास टाइम कितना आ गया? हमारे पास टाइम आ गया टी नॉट बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ थीटा बाई टू प्लस पाई बाई टू। करेक्ट है यहां तक? और अगर इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो फाइनली टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? टी नॉट मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ थीटा बाई टू डिवाइडेड बाय पाई प्लस वन अपॉन टू। तो ये हमारा आंसर हो गया कि टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? टाइम पीरियड कुछ इतना आ जाएगा, जो कि किस पे डिपेंड कर रहा है? आप देख पा रहे हैं थीटा पर डिपेंड कर रहा है, राइट? तो थीटा के हिसाब से हमारा टाइम पीरियड सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमसे ये भी तो पूछा था कि व्हाट वाज द मैक्सिमम डिस्टेंस अबव द सरफेस ऑफ द प्लैनेट, है ना, कि कितना जो है ये सरफेस से दूर जा सकता है ना। तो अगर मैं डायग्राम पे आऊं तो अपने से डायग्राम में कौन सी लेंथ पूछी गई थी? अपने से डायग्राम में जो है पूछा गया था ये सी लेंथ, है ना। बेसिकली अपने को सी निकालना है। ऑलराइट, चलिए तो अब मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे हम लोग ये सी लेंथ निकालें। एक्चुअली ये सी लेंथ निकालने के लिए ना मुझे क्या करना होगा? मुझे पहले तो देखिए मैंने क्या किया, ये वाली लेंथ निकाली है ना, जो कि कितनी है? आर कॉस थीटा बाई टू। अब आर कॉस थीटा बाई टू जैसे ही मुझे मिला तो मुझे ये जो छोटी सी रेड लाइन मैंने दिखाई है ना, ये वाली लेंथ मेरे पास आ गई कितनी? ओवरऑल रेडियस में से ये आर कॉस थीटा बाई टू मैंने घटा दिया। तो मेरे को ये समझ में आ रहा है कि ये छोटी सी जो रेड वाली लेंथ है ना, ये कितनी है? आर माइनस आर कॉस थीटा बाई टू। करेक्ट है? तो ये निकालने के तुरंत बाद मुझे समझ में आ गया कि ये जो मुझे सी चाहिए वो एक्चुअली किसके बराबर हो जाएगा? वो तो इस सेमी मेजर एक्सिस से अगर मैं ये छोटी सी लेंथ घटा दूं तो वो मेरा सी हो जाएगा। तो सी बराबर आ गया ए माइनस आर कॉस थीटा बाई टू। और आर की वैल्यू तो ए है, तो ये क्या बन गया? ये सिंपली बन गया ए कॉस थीटा बाई टू। करेक्ट है यहां तक? तो जो हाइट है ना, हमसे क्या पूछा गया था कि किस हाइट तक जा सकता है? तो जो हाइट है वो भी किसका फंक्शन आ रहा है? वो भी जो है फंक्शन आ रहा है थीटा का। ऑलराइट, और बस एक आइडिया लगाने के लिए आपको मैं बात बता दूं कि ये a cos थीटा बाई टू, बेसिकली a cos थीटा बाई टू क्या है? r cos थीटा बाई टू, राइट? तो ये जो c है ये क्या रहेगा? ये जो है लेस देन और इक्वल टू किसके आ जाएगा? कैपिटल आर के, क्योंकि cos थीटा बाई टू की वैल्यू कहां से कहां वेरी कर सकती है? 0 से 1। इसीलिए हम लोग देख पा रहे हैं कि c की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या हो सकती है? कैपिटल आर। तो अभी तक जो जो हमने निकाला मैं उसको हल्का सा समराइज कर देता हूं। हमने निकाला कि जो टाइम पीरियड आएगा, है ना, टाइम पीरियड मतलब
यहां से जब ये लॉन्च हुआ बी पॉइंट से और सी पॉइंट पर आने का जो टाइम है ना, वो टी कितना हम लोगों ने निकाला था, वो निकाला था हमने टी नॉट कॉस थीटा बाई 2 अपॉन पाई प्लस हाफ। तो वही मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, टी बराबर कितना आ गया था, टी नॉट मल्टीप्लाइड बाय, ये था हमारा, एक बार चेक कर लेते हैं कितना था, बड़ा कॉम्प्लिकेट सा था, हाँ, टी नॉट मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा बाई टू अपॉन पाई प्लस हाफ, ये आया था ना हमारा टाइम। तो अब जो है, जरा ये सोचिए कि अगर जो सवाल का दूसरा पार्ट है ना, कि अगर थीटा टेंडिंग टू जीरो हो जाए, क्लियर है, अगर थीटा टेंडिंग टू जीरो हो जाए तो टी कितना आ जाएगा, तो टी आ जाएगा टी नॉट मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा बाई टू कितना हो जाएगा, वन, तो ये हो जाएगा वन बाय पाई प्लस वन बाय टू। तो ये कब का टाइम पीरियड आया, ये टाइम पीरियड आया जब थीटा टेंडिंग टू जीरो हो जाए, राइट। तो चलिए एक बार सोचते हैं कि थीटा टेंडिंग टू में ये जो डायग्राम है वो कैसा दिखेगा। बी और सी बहुत पास आ जाएंगे, राइट। थीटा जो है टेंडिंग टू जीरो होने का मतलब क्या हुआ, बी और सी बहुत पास आ गए, मतलब ये दोनों लगभग एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बिल्कुल अ, एकदम करीब आ गए ना, बी और सी दोनों एक दूसरे को अप्रोच करते करते बहुत पास आ गए। मतलब ऑलमोस्ट अपने को कैसा लग रहा है कि इसको हम लोगों ने सीधा ऊपर फेंका है। और इसके अलावा हम लोग ये भी देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर मोमेंट पर जब थीटा टेंडिंग टू जीरो हो जाए, उस केस में सी जो है वो किसको टेंड करेगा, सी टेंड करेगा आर को, जो हमने अभी अभी देखा था, ये देखिए सी बराबर आर कॉस थीटा बाई टू होता है। तो थीटा अगर लगभग जीरो हो गया तो सी किसको टेंड कर रहा है, कैपिटल आर को। करेक्ट है यहां तक। तो जब थीटा टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा तो लगभग लगभग, है ना, लगभग लगभग हम लोग कह सकते हैं कि डायग्राम ऐसा दिख सकता है। और हम लोग ये भी देख पा रहे हैं कि उस केस में ये जो मेजर एक्सिस है ना, यहाँ पर मैं दिखा देता हूं आपको, ये जो मेजर एक्सिस मैंने बनाई है उसकी लेंथ ऑलमोस्ट कितनी हो जाएगी, इसकी लेंथ ऑलमोस्ट हो जाएगी 2r। तो इससे हम लोग ये भी देख पा रहे हैं डायग्रामेटिकली कि ये मैक्सिमम कितना हाइट जा सकता है, r जा सकता है, राइट। अब लेकिन देखिए, इस वाले पार्ट में या इस पूरे डेरिवेशन में हम लोगों ने किस कंडीशन के ऊपर काम किया, हमने इस कंडीशन के ऊपर काम किया कि अगर मैं बी और सी को कनेक्ट करने वाली एक लाइन बनाऊं तो एग्जैक्टली वो इस एलिप्स को क्या करे, हाफ में डिवाइड करे, राइट। लेकिन हमने एक चीज स्किप कर दिया, और वो ये है कि अगर थीटा एग्जैक्टली जीरो हो जाएगा ना, तब देखिए क्या होता है, तब ये कंडीशन वैलिड नहीं रहेगी कि बी सी जो लाइन है ये एग्जैक्टली जो है इस एलिप्स को आधे में बांटे। आइए मैं आपको सिखाता हूं ऐसा क्यों है। तो देखिए ये मैंने डायग्राम बनाया है, थीटा एग्जैक्टली अगर 0 डिग्री हो जाए ना, उस समय देखिए अपने को सवाल में क्या पूछा था, सवाल में अपने को ये बोला था कि बी और सी इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो 0 डिग्री को टेंड करे, है ना, यही पूछा गया था हमारे को। और उस केस में ये भी बोला गया था कि जो इनिशियल वेलोसिटी है और फाइनल वेलोसिटी है ये दोनों क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, मतलब एंटी पैरेलल भी चलेगा वो, है ना। तो अब देखिए हम लोगों ने उस केस में ये सोचा था कि जो एलिप्स है ना, जो एलिप्स है उसमें जो बीसी लाइन है वो एग्जैक्टली क्या करे, इस एलिप्स को आधे में बांटे। लेकिन यहां पर देखिए अब बी और सी ऑलमोस्ट पास आ गए, तो अब वो कंडीशन रही ही नहीं कि ये जो बीसी लेंथ है वो क्या करे, इस ऑलमोस्ट एलिप्टिकल पाथ को, है ना, ये जो ऑलमोस्ट एलिप्टिकल पाथ जो स्ट्रेट लाइन जैसा दिख रहा है इसको हाफ में बांटे। क्योंकि ऐसा नहीं भी होगा तो भी हमारे को जो सवाल में कंडीशन दिया हुआ है वो तो सेटिस्फाइड होगा ही, जैसे कि इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी की अभी भी एंटी पैरेलल आ जाएगी, राइट। तो मतलब कि ये वाला रास्ता भी अलाउेबल है ना। मैंने इसे क्या दिखा दिया कि ये ऑलमोस्ट एलिप्टिकल पाथ जो है वो क्या हो गया, मर्ज करके अब क्या बन गया है, एक स्ट्रेट लाइन बन गया है। तो अब ये कंपल्शन खत्म हो गया कि जो रेडियस है ना, यहां से यहां तक की जो रेडियस है वो एग्जैक्टली किसके बराबर हो जाए, जिस हाइट तक ये जा रहा है, इसे सी लेंथ अगर कह दें, जिस हाइट तक ये जा रहा है उसके बराबर हो जाए। क्योंकि सवाल की कंडीशन जो है अभी भी सेटिस्फाइड हो रही है, क्लियर है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि थीटा टेंडिंग टू जीरो के हिसाब से जो कैलकुलेशंस आ रही थी वो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें एक कंडीशन छुपी हुई थी कि बीसी को क्या होना पड़ेगा, इस एलिप्स को डिवाइड करने वाली लाइन होनी पड़ेगी सिमेट्रिकली। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा और सोचे
तो एक और पॉसिबिलिटी है कि BC अगर इस एलिप्स को आधे में नहीं बांटे तो भी सवाल की कंडीशंस जो है बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही होंगी। तो हमारे को ये समझ में आ रहा है कि अब हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर मुझे ये चाहिए कि ये मैक्सिमम कितने हाइट तक जाएगा, है ना, तो अब तो वो स्पीड पे डिपेंड करेगा, करेक्ट, कि किस स्पीड से इसे लॉन्च किया जा रहा है, कब, जब थीटा बराबर क्या हो जाए एग्जैक्टली, जब थीटा एग्जैक्टली इक्वल टू 0 हो जाए, उस केस में क्या होगा, सिर्फ स्पीड पे डिपेंड करेगा। अगर मैं कम स्पीड दूंगा तो कम हाइट जाकर के वापस आ जाएगा, अगर मैं बहुत ज्यादा स्पीड दूंगा, है ना, लगभग लगभग अगर मैं इसे एस्केप वेलोसिटी से थोड़ी कम स्पीड दूंगा तो ये लगभग लगभग इनफाइनाइट डिस्टेंस जाकर के भी वापस आ सकता है। तो हमारे को ये समझ में आ रहा है कि थीटा इक्वल टू 0 पर हमें एक और चीज देखनी चाहिए, और वो क्या है कि जब BC जो है इस एलिप्स को एग्जैक्टली हाफ में डिवाइड ना करे, और उस केस में हमें समझ में आ रहा है कि H जो है वो कुछ भी हो सकता है ना, H जो है इट कैन लाई बिटवीन 0 टू इंफिनिटी, और उसी के हिसाब से जो टाइम पीरियड है वो भी क्या हो सकता है, टाइम पीरियड भी जो है वो बहुत कम से बहुत ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द हाइट विच इट इज ट्रेवलिंग। क्लियर हुई ये बात? तो मैं अगेन इसको समराइज कर देता हूं। क्या हुआ, सवाल में कंडीशन क्या थी कि वेलोसिटी को कैसी होनी पड़ेगी, इनिशियली जैसी थी वो एंड में उसके एंटी पैरेलल या पैरेलल हो जाए। तो अगर थीटा एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है तब तो ये हर वेलोसिटी पर वैलिड है। अगर मैं इसे कैसे फेंकूं, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में फेंकूंगा तो ये हर वेलोसिटी पे ये पॉसिबल होगा कि जो इनिशियल वेलोसिटी है उसके एंटी पैरेलल डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी आ जाए। तो मैं ये कह के कंक्लूड कर सकता हूं कि इफ द टेक ऑफ एंड लैंडिंग साइड्स आर द सेम, दैट इज कौन सा केस हो गया, थीटा बराबर 0 का, देन द रॉकेट कैन रीच एनी आर्बिट्ररी हाइट, लार्ज और स्मॉल। उसके अलावा ये भी मैं कह सकता हूं कि दिस इंप्लाइज दैट द पीरियड एंड मैक्सिमम हाइट आर नॉट कंटिन्यूअस फंक्शंस ऑफ थीटा एट द पॉइंट थीटा इक्वल टू 0। अच्छा, एक और केस है विच आई वांट टू डिस्कस विद यू, और वो केस है जिसमें सवाल में जो पूछ रहा है ना वो सारी चीजें अभी भी वैलिड रहेगी, लेकिन प्रोजेक्शन जो है वो रेडियली आउटवर्ड के बजाय टेंजेंशियल होगा। आइए देखते हैं वो वाला केस। तो आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा कि अगर मैं इस रॉकेट को टेंजेंशियली लॉन्च करूं और ये मेक श्योर करूं कि जो स्पीड है वो क्या हो, वो एटलीस्ट अंडर रूट ऑफ RG से तो ज्यादा ही हो, है ना, क्योंकि एग्जैक्टली अंडर रूट RG देने पर क्या होता है, वो सर्कल में घूमता है ना, उसका पाथ सर्कुलर होता है। अगर थोड़ा और बढ़ा दे रहे पर इतना नहीं बढ़ा दे रहे कि वो एस्केप कर जाए, तो उस स्पीड पर क्या होगा, उसका पाथ कैसा होगा, एलिप्टिकल ही होगा, लेकिन ये जो सेंटर ऑफ द अर्थ है वो कहां पर होगा, इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के पास वाले फोकस पर। तो इस पर्टिकुलर केस में भी देखिए क्या होगा कि ये घूम करके वापस से जब इसी पॉइंट पर आएगा तो इसकी वेलोसिटी जो है वो वापस से सेम हो जाएगी, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी फिर से क्या हो जाएंगी, पैरेलल, है ना। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इस पर्टिकुलर केस में जो टाइम पीरियड है वो मिनिमम कब होगा, मिनिमम तब होगा जब ये बिल्कुल सर्कुलर पाथ में जाएगा ना। तो उस केस में हम लोगों ने सवाल में देख ही रखा है कि टाइम पीरियड कितना आएगा, T0 आएगा, है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पाथ उस समय कैसा होगा, बिल्कुल सर्कुलर होगा। उससे ज्यादा स्पीड देने पर क्या होगा, हम लोग देख पा रहे हैं कि इसकी सेमी मेजर एक्सिस बढ़ती जा रही है और उसका टाइम पीरियड भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये भी केस हम लोगों ने डील करा किसका, थीटा बराबर 0 का। और इस केस में भी हमने देखा कि मिनिमम टाइम पीरियड कितना आ सकता है, T0 आ सकता है। ऑल राइट, तो आई होप कि आपको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल अच्छा लगा होगा, और हम लोग फिर कल मिलेंगे एक नए इसी तरीके के मजेदार सवाल के साथ। तो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स देन प्लीज डोंट feel shy to WhatsApp me. I'll be ready to clear your doubts. All right. Bye bye.